कोई उसे दिखाएगा तभी तो। मैं दिखाऊंगी, मैं तेरी चोटी काट डालूंगा। पगली, बहुत जल्दी मैं एक चलाने वाला हूँ कि हिंदू कोड बिल में भी 2 शादियों की अनुमति होनी चाहिए, या फिर दीपा से शादी के बाद उसे सहमत कर लूंगा कि वो मुझे सुशीला से भी शादी करने की अनुमति दे दे। कानून ने इतनी छूट तो दे रखी है मर्द के लिए। शुभ्रा उसे घूरती रही। सुनील ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा, हाँ बता, अब क्या भेद बताने आई थी? शुभ्रा ने कोई आपत्ति नहीं की थी, मगर उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। उसने धीरे से सपाट स्वर में कहा, चोटी छोड़ो, मैं बताती हूँ। सुनील ने उसकी चोटी छोड़ दी और शुभ्रा ने कहा, रात जिन भिखारियों और भिखारिन को मालकिन ने आश्रय दिया था, जानते हो वो है? कौन है? मालकिन के सगे सास और ससुर। क्या? सुनील अनायास उछल पड़ा। मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ, मालकिन उन्हीं के क्वार्टर में थी। सुनील का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, यानी वो दोनों मेरे दादी और दादा हैं? दादी दादा ही हुए? हे भगवान, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? शुभ्रा कुछ नहीं बोली। वो गुस्से से पलटकर बाहर जाने लगी तो सुनील ने जल्दी से कहा, शुभ्रा शुभ्रा। शुभ्रा रुक गई, मगर मुड़ी नहीं तो सुनील ने कहा, तुझे अपने भैया की सौगंध, मेरी और सुशीला की बातचीत के बारे में दीपा को मत बताना। तुम भी मालकिन पर यह बात व्यक्त मत होने देना कि मैंने तुम्हें कोई भेद बताया है। ये कहकर शुभ्रा बाहर निकल गई। सुनील का दिल खुशी से धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था, अगर उसके दादी और दादा हैं तो इसका मतलब है उसकी माँ खानदानी वेश्या नहीं थी। कोई भयानक परिस्थिति होगी जिसने माँ को विवश किया होगा। न जाने वो कौन सी मानसिक पीड़ा से गुजरी होंगी। नाश्ता करने के बाद सुनील डाइनिंग रूम से निकल आया। वो अपने आप को शांत रखने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने दादा और दादी से मिलने का इच्छुक था। जब वो नीचे आया तो उसे पता चला था कि अभी नमिता देवी उस भिखारी जोड़े ही के क्वार्टर में थी। डाइनिंग रूम से निकलकर वो धीरे धीरे टहलता हुआ बाहर निकल आया तो सामने ही गैराज का शटर खुला था और पोर्टिको से मम्मी की गाड़ी गायब थी। शुभ्रा के पिता ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। शुभ्रा शायद किचन में थी। सुनील ने एक नौकर से पूछा, मम्मी क्या गई? जी हाँ, नौकर ने उत्तर दिया। कहाँ गई है? जी, कुछ बताकर नहीं गई। मेरे लिए कोई संदेश? जी, कुछ नहीं। सुनील कुछ नहीं बोला। पतलून की जेबों में हाथ डाले वह धीमे सुरों में सीटी बजाता हुआ कंपाउंड की ओर आ गया, जहां माली और एक नौकर बिजली वाले के साथ मिलकर पेड़ों से बिजली के बल्ब और तार उतार रहे थे। उन तीनों ने सुनील का अभिवादन किया और बिजली वाले ने सुनील को देखते हुए नौकर से कुछ पूछा, जिसका उत्तर नौकर ने बड़े गर्व से कुछ ऊंचे स्वर में दिया। हाँ, यही तो है हमारे छोटे मालिक। इन्हीं को देखा होगा तुमने टीवी पर और इनाम लेते हुए। अब यह इंग्लैंड जाने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन ने श्रद्धा से कुछ कहा और नौकर सिर उठाकर बोला, हाँ हाँ आओ। तुम हमारे छोटे मालिक को नहीं जानते। अभी तुमने मालकिन को देखा था जिन्होंने उस बूढ़े भिखारी दंपति को आश्रय दिया है। छोटे मालिक का दिल उनसे भी अच्छा है, आओ मैं मिलाता हूँ। फिर नौकर इलेक्ट्रीशियन को सुनील के पास लेकर आया और बोला, छोटे मालिक, ये संतोष कुमार है, आपका फैन। सुनील ने बड़ी शिष्टता ने संतोष से हाथ मिलाया और संतोष ने कांपते हाथों से जेब से एक नोटबुक निकाली और सुनील की ओर बढ़ाकर श्रद्धा से बोला, साहब इस पर आप अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैं अपने जानने वालों को गौरव से दिखाऊंगा कि मैंने कितने बड़े आदमी के घर काम किया है। और साहब मैं अपने घर में भी दिखाऊंगा कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे जबरदस्ती 10वीं क्लास से उठाकर इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा न करा दिया होता तो मैं भी शायद ऐसा ही खिलाड़ी होता। बहुत चाव था मुझे क्रिकेट का साहब। जब 10वीं क्लास में था तो अपने स्कूल की टीम का कैप्टन था और 3 ट्रॉफियां जीती थी डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में। सुनील ने मुस्कुराकर उसकी नोटबुक ली। उस पर ऑटोग्राफ देने से पहले लिखा, माता पिता कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसलिए जो कुछ वो करे उसे गलत न समझो। फिर नीचे ऑटोग्राफ देकर नोटबुक वापस कर दी। इलेक्ट्रीशियन ने नोटबुक लेकर रिमार्क पढ़ा और शर्मिंदा स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए साहब, कभी कभी भावना में बह जाता हूँ, आप सचमुच महान हैं। सुनील टहलने के ढंग में चलता हुआ क्वार्टरों की लाइन के पास आया। फिर उस जगह आया जहाँ वो क्वार्टर था जिसमें बूढ़े भिखारी और भिखारिन को रखा था, जो वास्तव में उसके दादा दादी थे। क्वार्टर का दरवाजा खुला हुआ था। नौकर और इलेक्ट्रीशियन अपने अपने कामों में लग गए थे। क्वार्टर के दरवाजे के पास पहुंचकर सुनील के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अंदर की ओर धकेल रही हो और वह सोच रहा था, क्या इसको प्राकृतिक आकर्षण नहीं कहते? खून को खून अपनी ओर खींचता है। सुनील इस तरह से सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हो गया जैसे यूं ही अंदर चला आया हो। दरवाजा कुछ ऐसा था कि अपने आप ही
सामने ही दो पलकों पर अलग भिड़ गया था। अलग साफ सुथरे बिस्तरों पर वही रात वाले भिखारी और भिखारिन बैठे थे। उन्होंने कीमती कंबल ओढ़ रखे थे जो सुनील ने घरेलू प्रयोग में भी देखे थे। सुनील को देखकर वयोवृद्ध भिखारी की आंखों में एक अनोखी सी उत्साहपूर्ण चमक दिखाई दी। फिर उसने अपने स्वर के उत्साह को दबाने का प्रयत्न करते हुए कहा, आओ आओ छोटे साहब। बुढ़िया ने चौंक कर पहलू बदला और बेचैन स्वर में बोली,